सो हे क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है और अगर फर्स्ट वीडियो पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको एग्जाम का लीगल रीजनिंग का पैटर्न मिल जाएगा। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मूला है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, वो भी आपको बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में मैंने उसमें डिफाइन किया है। तो अभी आज की हम इस वीडियो में जो है वो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको क्वेश्चंस करते टाइम ये पता होना चाहिए कि हाँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ऑफर क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिसर कौन होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 which defines key terms essential for the understanding contract। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 2 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 में जो है आपकी सबसे पहली बात आती है प्रपोजल की। सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन अबाउट द प्रपोजल कि प्रपोजल होता क्या है। इट्स नॉट अबाउट द प्रपोजल कि एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, नहीं। प्रपोजल यहाँ पे वो बात कही जा रही है जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि इसमें डिफाइन करें अगर हम, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। यानी कि जब एक पर्सन जो है वो अपनी ही विलिंगनेस से, अपनी ही इच्छा से क्या कर रहा है, अपनी ही इच्छा से क्या कर रहा है, वो कोई ऐसा एक्ट कर रहा है या फिर कोई ऐसा एक्ट जो एब्सटेन कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को रोकने के लिए। ठीक है, तो उस व्यू से कि वहां पे उसको क्या मिल जाएगी, एसेंट मिल जाएगी। सपोज ए जो है वो बी को कह रहा है कि मैं आपको जो है वो 2 लाख में अपनी एक वॉच, जो राडो की वॉच है, वो मैं आपको बेच रहा हूँ। ठीक है, ऑल्दो उसका प्राइस रहेगा 10 lakhs का, लेकिन उनके बीच में जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से ए ने बी को बोला कि वो वॉच जो है वो 2 लाख में आपको बेच देगा, सेल कर देगा। अब ए यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी ही विलिंगनेस से, अपनी ही इच्छा से कोई ऐसा एक्ट कर रहा है या फिर दूसरे बंदे को इस तरीके से रोक रहा है कि वो चीज नहीं करनी है। उस हिसाब से ए ने जो है बी को बोला और बी ने उस चीज को क्या किया, फर्दर एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है वो। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले कि प्रपोजल क्या होता है, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपने एसेंट को, अपनी विलिंगनेस तो दूसरे पर्सन के सामने दिखाने की कोशिश करता है कि मैं जो है वो ऑफर कर रहा हूँ, प्रपोजल आपको दे रहा हूँ कि आप जो है वो 2 लाख में ये मेरी वॉच खरीद लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर 20,000, दैट्स अ प्रपोजल। सिंपल, जैसे मैंने आपको वही बताया कि 2 लाख में क्या कर रहा है, वो ए बी को अपनी राडो की वॉच बेच रहा है। ठीक है, तो ये आपने ऑफर किया है, प्रपोजल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है आपका सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2B। ये किसके बारे में बात करता है, आपकी प्रॉमिस के बारे में। प्रॉमिस, कसमें, वादे, होता क्या है ये। ठीक है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। Then इसका मतलब क्या हुआ, जब एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है कि वो सिग्निफाई करता है अपनी एसेंट को। ठीक है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है, टू होम, जिसे प्रपोजल दिया गया है, यानी कि ए ने बी को प्रपोजल दिया, यानी कि अब यहाँ पे बी कौन है, कौन सी पार्टी है, प्रोमिसी। ठीक है, तो प्रपोजल ए ने दिया है किसको, टू होम, ए ने किसको दिया है प्रपोजल, बी को। ठीक है, तो टू होम बी को प्रपोजल दिया है। ठीक है, और वो अपनी एसेंट को, मंजूरी को, किस चीज को, अपनी मंजूरी को क्या कर देता है, मंजूरी दे देता है। तो उस केस में वो प्रपोजल जो होता है वो क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेड। कि हाँ जी, बी कहता है मैं 2 लाख में जो है आपकी वॉच ले लेता हूं, तो आपका प्रपोजल मुझे एक्सेप्ट है, मान्य है। तो उस प्रपोजल को हम, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रॉमिस। इज इट फाइन? याद है आपको, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट वीडियो पे जाना, उसमें यही चीज बताई गई कि ऑफर
प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। वही ऑफर किया और उसने बी ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर वो क्या चीज बन जाएगी, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो दैट विल बिकम अ प्रॉमिस। जैसे कि एग्जांपल है बी एग्रीज टू बाय एज बाइक फॉर 20,000, नाउ इट्स अ प्रॉमिस। बी ने कर दिया एग्री कि 20,000 में क्या करेगा, वो बाइक ले लेगा या फिर 2 लाख में जो है वो राडो की वॉच ले लेगा। और अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा आपका एक्सेप्ट करने के बाद प्रॉमिस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज इज अबाउट दी थर्ड क्लॉज, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, सेक्शन 2 क्लॉज सी। 2 क्लॉज सी किसके बारे में बात करता है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, when the proposal is accepted, the person making the proposal is called the promiser। पहला पॉइंट क्या समझ आया यहां तक, when the proposal is accepted, proposal accept हो गया, अब वो promise बन जाता है। the person who is making the proposal, अब यहाँ पे A किसको कर रहा था promise, propose किसको कर रहा था, B को, about the राडो वॉच। ठीक है, कितने लाख की, 2 लाख की। ठीक है, अब A ने जो है वो B को वॉच के लिए क्या किया, प्रपोज किया, प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय द बी पार्टी। नाउ जिसने प्रपोजल दिया है, द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रपोजल, यानी कि ए कौन है यहाँ पे, उसे कहेंगे हम प्रोमिसर। ए विल बी द प्रोमिसर एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है, दैट विल बिकम अ प्रोमिसी। डन, बहुत सिंपल शब्दों में है, जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर है और जो प्रॉमिस को निभाता है या प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है वो क्या है, प्रॉमिसी, या जिससे वादा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द कंसीडरेशन, सेक्शन 2 क्लॉज डी टॉक्स अबाउट द कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन का सिंपल शब्दों में अगर मैं मतलब बताऊं आपको, समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि समथिंग इन रिटर्न का मीनिंग होता है कोई चीज हम आपको किसी को दे रहे हैं और उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न में मिल रहा है। जैसे मैं बर्थडे पार्टी में गई और वहां पे मैंने अपनी फ्रेंड को जो है वो एक ब्यूटीफुल सा जो है बुके दिया, प्लस मैंने उसको एक फ्रेम दिया। अब जाते टाइम उसने मुझे क्या दिया, रिटर्न गिफ्ट दिया, तो समथिंग इन रिटर्न मैंने उसे क्या दिया, ऑल्दो गिफ्ट जो है वो कभी भी उसमें कंसिडरेशन नहीं होती। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको सिर्फ रिटर्न गिफ्ट वाला। ऐसे ही अगर मैं जो है वही बात, अगर ए जो है बी को क्या कर रहा है, वॉच गिफ्ट कर रहा है, वॉच सेल कर रहा है, नॉट गिफ्ट। ए जो है सेल्स हिज वॉच टू बी एट ₹2 लाख। ठीक है, तो वहां पे ए जो क्या कर रहा है, वॉच को दे रहा है और बी क्या है, उस वॉच को ले रहा है, और ए को यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 लाख रुपए, और बी को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, वॉच। इज इट क्लियर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, अब इसको समझते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, हु इज द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन था यहाँ पे आप लोगों का, तो नेक्स्ट क्लॉज टॉक्स अबाउट द कंसीडरेशन, सेक्शन 2 क्लॉज डी। व्हेन एट द डिजायर of the promiser, the promisee or any other person does or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। यानी कि उसकी बात को, सपोज करो मैं अपने घर में ओपिनियन दे रही हूँ, तो मेरी बात को क्या किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है। तो ऐसे ही कंसिडरेशन का मीनिंग होता है किसी चीज की इन्वॉल्वमेंट होना, कुछ ना कुछ उस चीज में कुछ मैटर या कुछ एक सब्सटेंस, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए शामिल। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं, समथिंग इन रिटर्न। सिंपल सी भाषा में हमेशा इसको याद रखना, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो जब एक पर्सन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर इज ए, ठीक है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसी इज बी जो वॉच को ले रहा है, डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो उस एक्ट को करता है या फिर उस चीज से वंचित हो जाता है, रुकता है, समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, वो ऐसा एक्ट या वो जो कंडीशन उसने परफॉर्म की है या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस, उसे हम क्या कहेंगे, कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए एग्रीज टू डिलीवर गुड्स इफ बी पेज 1000 रुपीज, बीज पेमेंट इज कंसीडरेशन। यानी कि ए जो है वो डिलीवर करेगा गुड्स, किसको, बी को। गुड क्या है यहाँ पे, वॉच। ठीक है, अब वॉच जो है ए डिलीवर करेगा बी को, अगर बी जो मेरे को यहाँ पे
1000 रुपए या 2 लाख रुपए की वॉच अगर मेरे को दे देता है 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है आपकी बच्चे? 1000 रुपीज, 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो बी की जो पेमेंट है वो है कंसिडरेशन, ठीक है। एक के बदले में दूसरे को कुछ ना कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्रीमेंट सेक्शन 2E, सेक्शन 2 क्लॉज E डिफाइंस द एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। यानी कि कोई भी एक वादा, ये सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस कैसे आता है समझो पहले। एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस, प्रॉमिस कैसे हो गया? ए ने बी को क्या बोला कि मैं आपको 2 लाख में वॉच दे देता हूं, एक प्रॉमिस हो गया। या फिर एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, अब एक जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई चीज के लेन देन कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही प्रॉमिस हो। ऐसा भी तो कहा जा सकता है, ए ने जो है बी को बोला कि मैं 2 लाख रुपए में आपको अपनी वॉच दे रहा हूँ, प्लस साथ ही साथ मैं आपको क्या करूंगा, उसका एक जो चार्जिंग जो चार्जर होता है या अडेप्टर होता है वॉच को चार्ज करने के लिए, वो भी दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा विद इन 2 डेज, ठीक है। और मैं जब आपको डिलीवर करूंगा तो मैं चाहता हूं कि आप उस चीज पे जो है वो जो बिल है आपको, मैं चाहता हूं कि वो बिल भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। तो अब बात क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ प्रोमिसेस की, एक के बाद एक एक वादे होते जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉमिस है सिर्फ ए ने बी को वॉच देनी है, और सेट ऑफ प्रोमिसेस में आ जाता है जब आप एक के बाद अगला वादा तैयार रखते हो कि मैं वॉच दूंगा आपको, 2 दिन के अंदर डिलीवर भी करवा दूंगा, मैं आपको बिल भी दूंगा, मैं साथ में आपको चार्जिंग या फिर चार्जिंग पॉइंट या अडेप्टर भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये सेट ऑफ प्रोमिसेस हो जाते हैं। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जब इन सब चीजों का प्रॉमिस को इकट्ठा करते हैं हम, या एक प्रॉमिस को या सेट ऑफ प्रोमिसेस को इकट्ठा करते हैं, इन दैट केस दैट विल बिकम एन एग्रीमेंट, ठीक है। याद है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। अब यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है प्लस कंसिडरेशन है यहाँ पे कि हाँ बिल मिलेगा, मेरे को वॉच या पैसे मिलेंगे, मेरे को जो है चार्जर मिलेगा, मैं जो है इसको पैसे ऑनलाइन कर दूंगा या ऑफलाइन कर दूंगा। ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? प्रोमिसेस में आ जाती हैं, और वो मिलके क्या बन जाता है? आपका एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज H। इट डिफाइंस अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ये वीडियो में डिस्कस हमने किया था। ऑफर एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, ये हमने याद कर लिया था उस दिन, तो इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अब बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन 2 क्लॉज G, जो डिफाइन करता है वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। आपका एक मैक्सिम भी बता देती हूँ मैं यहाँ पे, वॉइड आप लोगों ने सुना भी होगा, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। इट मीन्स कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, नल एंड वॉइड है, यानी कि क्या है? नॉन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्लियर? कि कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्टेंस में नहीं है उसे हम कहेंगे, जो स्टार्टिंग से ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे कि अगर 18 से बिलो की एज में कोई कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, क्योंकि वहां पे 18 जो होती है एज मेजर की होती है, और 18 से कम की एज वाला यानी कि माइनर पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके पास इतनी बुद्धि, इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट को कर सके, वो इतना साउंड माइंड या फिर इतना इनफ मेच्योर नहीं है कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। इस वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम क्या कह देते हैं? वॉइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से, इनिशियल स्टेज से ही वो क्या है? वॉइड है, खत्म है, नॉन एग्जिस्टिंग है, नल एंड वॉइड है, बिल्कुल नल्ला है, इस टाइप में, खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं आता इसे। उस तरीके से उसमें भी कुछ भी हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एग्रीमेंट जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय जो लॉ होता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो नॉट एनफोर्सेबल हो जाता है वो क्या बन जाता है? आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि
किसके लिए कहा नहीं जा सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज अ नल एंड वॉइड, इट इज नॉन एग्जिस्टेंस, उसकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल है एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट के लिए हमारी सोसाइटी, हमारा गवर्नमेंट, हमारा लॉ जो है वो हमें क्या नहीं करता, परमिशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज I that talks about the voidable contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the others is a voidable contract. यानी कि A ने जो है वो क्या किया, B के साथ, एग्जाम्पल जैसे इसमें है कंसेंट ऑब्टेन बाय द कोर्जन। कोर्जन क्या होता है, जब आप किसी को क्या कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो। ठीक है, जब आप किसी को एप्रीहेंड कर रहे हो, डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो, या डरा धमका के उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो। जैसे कि मम्मी मुझे कहती है कि तुझे मैं लेके जाऊंगी शादी में, तेरे को जाना ही पड़ेगा, चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो, तेरे को तो तैयार होना पड़ेगा, ब्लश लगाना पड़ेगा, लिपस्टिक और सब कुछ तैयार होके जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, एनी हाउ यू हैव टू गो विद अस। ठीक है, अब वहां पे मेरी मंजूरी कैसे ली गई है, कोर्जन से, यानी कि थ्रेट से, धक्के से, डरा धमका के, कि अगर तू नहीं गई तो तुझे ना तो मैं कल से कोचिंग जाने दूंगी, कल ना ही मैं तुझे जो है वो तेरे फ्रेंड से मिलने दूंगी, और सबसे बड़ी धमकी कि तेरे को जो है कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और घर में बैठ, या तो तेरी शादी करा देंगे या फिर तेरा फोन जो है मुझे दे दे, अब तू ना तो इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकती, ना ही तू सैयारा देख सकती। ठीक है, तो अब कंसेंट ऑब्टेन बाय द कोर्जन। ठीक है, तो धक्के से जो भी कंसेंट ली जाती है, मंजूरी ली जाती है, उसे हम जो है वो क्या मानते हैं, वॉइडेबल। अब बताती हूँ वॉइड क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग से ही कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि इस चीज को हम इस चीज के अगेंस्ट लड़ ही नहीं सकते कोर्ट में। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ये बात करता है कि आप इस चीज के अगेंस्ट कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ तो है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, यानी कि जो भी पार्टीज इसमें एग्रीमेंट में शामिल है, बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स। ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी के ऑप्शन में नहीं है। अगर मेरे साथ गलत हुआ है, तो अगर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे से 2 लाख रुपए ले लिए गए हैं, लेकिन मुझे वॉच नहीं दी गई है, तो उस केस में मैं कहा जाऊंगी, कोर्ट के पास जाऊंगी, और दैट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि वॉइड है, मेरे पास एक ऑप्शन है टू गो टू दी कोर्ट, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंसेंट अगर धक्के से ली जा रही है, थ्रेट करके या फिर डरा धमका के फोर्सफुली ली जा रही है, तो उसे हम क्या मानेंगे, कोर्जन में क्या मानेंगे, उसको कंसेंट को हम कंसेंट बाय द कोर्जन, और वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है जी, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज जे में इसकी बात की जाती है। A contract which ceases to be enforceable by law becomes a void when it ceases to be enforceable. Void contract कौन सा होता है? अभी मैंने आपको void agreement बताया था, याद है आपको? जब इलीगल एक्ट ही हम कर रहे हैं तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। और एक आता है voidable, जहां पे हम पार्टी क्या कर सकती है, कोर्ट में क्लेम कर सकती है। और नेक्स्ट आता है void contract, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जिसमें कानून ने उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया है, रोक लगा दी है कि वो कानून के द्वारा जो एनफोर्सेबल होगा ही नहीं, वो void बन जाएगा व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका समझाऊं तो मैं, चेंज इन लॉ मेक्स परफॉर्मेंस इलीगल। अगर कोई भी चेंज ऐसा लॉ में आ रहा है और उस चेंज की वजह से परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इलीगल हो जाती है, तो उस इलीगल एक्ट को जो है मैं क्या मानूंगी, वॉइड मानूंगी, जब वो एनफोर्सेबिलिटी में जो है वो ऐसा आ जाता है। सपोज करो कानून में बोल दिया है कि ट्रिपल तलाक वाली बात है कि अब जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, ट्रिपल तलाक में नहीं दे सकते, या फिर 377 एडल्ट्री वाला, या एडल्ट्री वाला नहीं, अननेचुरल ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, या फिर जब बात करते हैं 498 ए की, जो एडल्ट्री की बात करता है कि वहां पे वाइफ भी जो है लाइबल होगी, या जो सिर्फ हस्बैंड है वो, दूसरा जो पर्सन है वो लाइबल नहीं होगा। तो जब एनफोर्सेबिलिटी में आ जाता है वो चीज, एनफोर्समेंट में एक फोर्स में चलते चलते मोशन में आ जाती है कि चीजें चल रही हैं, उसे हम कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट, जब कानून ने उसको अब रोक दिया कि नहीं, ट्रिपल तलाक अलाउ नहीं है, नहीं 370 अब नहीं है, हट चुका है। ठीक है, उस केस में वो क्या बन जाता है, बिकम्स वॉइड, और उसको हम रोक देते हैं, तो वो बन जाता है आपका जब सीजेस बाय द
कोड तो वो एनफोर्सेबल हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं अगर हम, ठीक है, ये आपका था लास्ट सेक्शन 2 क्लॉज जे, ठीक है, जो मैंने किसकी बात की थी आपकी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। सेक्शन 2A किसकी बात करता है आपकी, हाँ जी, सेक्शन 2A आपकी बात करता है प्रपोजल की। सेक्शन 2B फटाफट से करते हैं इसको एक बार, ठीक है। सेक्शन 2A किसकी बात करता है प्रपोजल की। सेक्शन 2B किसकी बात करता है प्रॉमिस की, और उसी में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी डिफाइंड भी है कि प्रॉमिसर जो वादा कर रहा है और प्रॉमिसी जो वादा ले रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। सेक्शन 2A किसकी बात करता है प्रपोजल की। सेक्शन 2B किसकी बात करता है प्रॉमिस की। सेक्शन 2C किसकी बात करता है प्रॉमिस और प्रॉमिसी की, जो वादा कर रहा है और जो वादे को निभा रहा है, ले रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज डी किसकी बात करता है कंसिडरेशन की। सेक्शन 2 क्लॉज ई किसकी बात करता है एग्रीमेंट की। सेक्शन 2 क्लॉज एच किसकी बात करता है कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 2 क्लॉज जी किसकी बात करता है वॉइड एग्रीमेंट की। उसके बाद 2I किसके बारे में बात करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, और 2J किसके बारे में बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। So this is all about your section 2 of Indian Contract Act 1872. I hope आप सबको ये समझ आया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए, ठीक है, और कौन से केसेस में जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, कौन से केसेस में वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है। तो हम ये चीजें क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।